हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, मच अवेटेड वीडियो है सर कि SMCF CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस दिसंबर 25 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रिवाइज करें, क्या चीज़ों पे फोकस करें, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या कहाँ से रिवाइज करें। ठीक है, जो भी आपके FAQs हैं SMCF को लेके, वो सारे मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो लाइक कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कि जो रिवीजन है, ठीक है, प्रिपरेशन आई होप सबकी कंप्लीट हो गई होगी। जो बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं उनका तो सब प्रिपेयर हो चुका होना चाहिए, अभी वो रिवीजन फेज में होने चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं उनका प्रिपरेशन अभी भी चल रहा होगा, और टेंशन वाली बात है नहीं, उनके पास अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, वो चाहे तो सिंगल मॉड्यूल वाले कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने रेगुलर स्टडी कर ली है, जहां से भी की हो, लेक्चर से की हो, कोई मॉड्यूल से की हो, कहीं से भी की हो। ठीक है, एक बार आपका रेगुलर स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सवाल आएगा कि सर इसको रिवाइज कैसे करें, एग्जाम के लिए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्या चीज़ों को कैसे कवर करना चाहिए, और एग्जाम में क्या क्या आता है, किसका वेटेज कितना है। ठीक है, वो सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं। ठीक है, वेटेज मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आप गूगल कर सकते हो, आपको पहला लिंक मेरे वेबसाइट का मिल जाएगा। फ्री नोट्स का अलग से सेक्शन है और उसमें आपको मेरे रिवीजन नोट्स एंड चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा नोट्स है, तो चैप्टर वाइज वेटेज आपको दिख जाएगा। न्यू सिलेबस के 3 अटेम्प्ट हुए हैं CS प्रोफेशनल के, तीनों के वेटेज मैंने इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट मतलब कि आपको पहले क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पहले क्या चीजें कवर करनी चाहिए, कौन सी चीजें बहुत डिटेल में कवर करनी चाहिए, उन चैप्टर्स पे हम बात करेंगे। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा लेसन नंबर 8, रेजिंग ऑफ फंड्स, यानी कि आईसीडीआर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मतलब उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड कर लिया गया है। ओल्ड सिलेबस में, प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में ये 2 चैप्टर्स थे। आईसीडीआर तो था ही, अलग से एक चैप्टर था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को अब न्यू सिलेबस में स्प्लिट कर दिया है, जो जो आईसीडीआर से रिलेटेड है वो आईसीडीआर में डाल दिया है, जो डेट से रिलेटेड है वो डेट में डाल दिया है, जो जिस चैप्टर से रिलेटेड है उस चैप्टर में उसको डाल दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये 2 चैप्टर्स हैं, और आई थिंक सबसे बड़ा चैप्टर यही है। डेट वाला भी है बट वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंगल चैप्टर की बात करें तो लगभग सबसे बड़ा चैप्टर आपका आईसीडीआर ही है, और उस हिसाब से उसका वेटेज भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर भी बड़ा है। ठीक है, काफी लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो देखते हैं, अरे भाई उसमें कंटेंट कितना है वो भी देखो। ठीक है, तो कंटेंट भी उसमें उतना ही है, अच्छा खासा वेटेज है, 15 से 20 मार्क का वेटेज है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम इसमें से आ रहे हैं। तो अभी आप ये चैप्टर मतलब आपको डिटेल में अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आईसीडीआर आपका इंपॉर्टेंट है। फिर जो क्लियर मैंने बताया, डेट वाला चैप्टर, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली उसका वेटेज भी ज्यादा है। तो ये 2 चैप्टर्स 35 to 40 मार्क्स का वेटेज आपका कवर कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑप्शंस। 135 मार्क्स का आपका पेपर होता है इंक्लूडिंग ऑप्शंस, तो 135 में से 35 to 40 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इन 2 चैप्टर्स का ही है। तो ये 2 चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो रिवीजन आप करोगे, जो फोकस आप करोगे, ये 2 चैप्टर्स को डिटेल में आपको सारे टॉपिक्स मेरे हिसाब से कवर करके जाने चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे, तो वो प्राइवेट फंडिंग और नॉन फंड बेस्ड फंडिंग, ये 2 चैप्टर्स हैं। इनमें से भी अगर आप देखोगे 5 से 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक का वेटेज इनका रहा है, हर अटेम्प्ट में मतलब आ रहे हैं, अच्छा खासा इनका वेटेज है। तो ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, बाकी थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो लेस इंपॉर्टेंट में क्या आएगा
आपका लेसन नंबर 7 आएगा, पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है। एकाध आ रहा है, कभी नहीं भी आ रहा है। जो लेसन नंबर 17 है इंटरमीडिएट्स, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आ रहा है भी तो मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क का। फिर जो आपका आईएफएससी है, ये है लिस्टिंग एंड इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज आईएफएससी, वो भी देखो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। फिर आरईआईटी एंड आईएनवीआईटी दोनों मिला के देखो एक ही क्वेश्चन आता है, या तो इसका आता है या तो उसका आता है, एक ही आता है। तो मैं बस यही इसलिए बता रहा हूं, नॉर्मली मैं ये सब बातें नहीं बताता, बट काफी वेटेज ऐसा है कि लूप साइडेड है, वन साइडेड है, इसीलिए ये चीजें मैं बता रहा हूं। और काफी बच्चे मैं देखता हूं कि आरईआईटी एनवीआईटी पे इतना फोकस करते हैं, इतना घुस जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है बेटा इसमें से एक आधी क्वेश्चन आता है, और 5 मार्क के वजह से मतलब आप बाकी पूरे सिलेबस को भूलो मत। एक चैप्टर जिसमें से एक ही क्वेश्चन आता है उसके वजह से आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे बहुत ही, क्या बोलूं मैं, अजीब बिहेव करते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स जो बहुत कम वेटेज वाले हैं उनको मतलब इतना डिटेल में कवर करते हैं, जितना उनको आईसीडीआर जितना डिटेल में कवर करना चाहिए उतना डिटेल में वो ऐसे चैप्टर कवर करते हैं जो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, और उसकी टेंशन ले लेते हैं। कवर करने का भी वो नहीं है, लेकिन वो टेंशन ले लेते हैं। वो टेंशन मत लो, टेंशन लेना ही है तो ये जो 4-5 बड़े चैप्टर्स हैं उनका आप टेंशन लो। वो अगर आप कवर नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप टेंशन ले लो। लेकिन समझ रहे हो, लो वेटेड चैप्टर्स को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना आपसे कवर होता है आप कवर करके जाइए, ठीक है। कि कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ही कम्बरसम होते ही हैं, कोई भी चैप्टर उठा लो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहो। जो जो चीजें आप कवर कर सकते हो उतनी आप कवर करो, उतनी कवर करो एटलीस्ट पहले, ठीक है। और कोई कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का टेंशन ओवर पावर होने मत दो, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है बच्चों में। अपन को पास होना है, 99 मार्क्स नहीं लेना है, ठीक है। ये याद दिलाना पड़ता है एक्चुअली, कितनी मतलब बेतुकी बात है। आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, कुछ पी के आए हैं क्या, पर याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम आते आते बहुत ही अजीब बिहेवियर हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो याद दिलाना पड़ता है कि भैया आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको 90 मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ पास होना है, 50 मार्क लेने हैं। 50 मार्क के लिए थोड़ा रिलैक्स आप कर सकते हो। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको अगर नहीं हो रहे हैं आप स्किप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 मार्क लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आप चुनिंदा बहुत ही सिलेक्टेड चीजें छोड़ रहे हो तो फोकस करो बस, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी चैप्टर जितने होते हैं जितना आपसे होता है आप करके जाइए, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस का। एसएम में लगभग सबका इक्वल वेटेज है, ठीक है। एसएम में कोई भी चीज बहुत ज्यादा लूप साइडेड नहीं है। अगर आप देखोगे एक आध में जैसे कम आया है, ठीक है, लेकिन ये यहां पे कम आया है, लेकिन जून 25 में देखो एकदम इक्वल वेटेज आए, एकदम इक्वल वेटेज आए। क्योंकि देखो ऑप्शन मिला के 60 मार्क का आपका वेटेज है और 6 ही चैप्टर है, तो लूप साइडेड वेटेज हो ही नहीं सकता, चैप्टर ही इतने कम है, 6 ही चैप्टर है, 60 मार्क का उनका ऑप्शन मिला के वेटेज है, तो हर चैप्टर में से तो आएगा ही ना, आए ख्याल में। तो एसएम में ऐसा कुछ लूप साइडेड नहीं है, सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आप थोड़ा सा लो प्रायोरिटी में रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपने चैप्टर्स नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया चैप्टर वाइज। अब मैं पेपर के पैटर्न वाइज भी आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न जो होता है, मेरे नोट्स एक्चुअली उसी हिसाब से बनाए गए हैं। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। और वो गलत भी हो सकती है, मतलब आपको गलत लग सकती है। मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं तो उसको सही मानूंगा, मेरा एक्सपीरियंस तो मैं सही मानूंगा ना। और कोई 10-15 दिन का तो एक्सपीरियंस है नहीं, 10 से 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उस पर मैं अपने आप को तो डाउट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं अपने फुल कन्विक्शन से ही बोलता हूं, जो भी मेरा 10 से 12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इतने सारे सिलेबस, इतने सारे पेपर्स जो मैं देख रहा हूं, इतने हजारों बच्चों का
जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसके बेसिस पे ही मैं सारी बातें कहता हूं। तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये भी आप मानेंगे कि कुछ टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर करना पॉसिबल है। मतलब आप हर टाइप के क्वेश्चन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक खासियत है कि अगर आपने सही सॉल्व किया तो आपको सीधे आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, 5 में से 5 मिल सकते हैं, 5 नहीं तो चलो 4 तो मिल ही सकते हैं। लेकिन अगर आप केस स्टडी बेस्ड या अगर आप अदर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप देखेंगे उसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि 5 में से 5 मिल गए, बहुत ही कम होता है, क्योंकि परफेक्ट आंसर अपन नहीं लिख पाते हैं, टेक्निकल पूरा वैसे का वैसा आप नहीं लिख पाते हो, इसलिए 5 में से 2, 5 में से 2.5, 5 में से 1 इतना नॉर्मली मिलता है, क्योंकि आंसर उतना एक्यूरेट लोग नहीं लिख के आ पाते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने टाइप वाइज दिया है कि भाई आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो। सारे पास पेपर के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, तो आप यहाँ से कवर करके जा सकते हैं। इसमें मैंने जो ओल्ड सिलेबस था प्रोफेशनल का उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिए हैं। तो न्यूमेरिकल का अच्छा खासा कलेक्शन है, तो यहाँ से आप करके जाइए। अब क्या होता है ना, बच्चे बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। अगर 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, अब हो सकता है तीनों के तीनों आपके पढ़े हुए ना हो। अरे भाई 3 में से 2 भी आपके देखे दिखाए आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? वो 2 जो आ रहे हैं, जो वो कर सकते हैं, 10 में से 10 ला सकते हैं, वो साइड में रख देते हैं। वो 5 मार्क का जो तीसरा क्वेश्चन आया ना, यार वो मेरे को क्यों नहीं हुआ, वो मैं कैसे कवर करूं? अरे भाई पहले 10 में से 10 तो लो, 10 में से 8 तो लो। वो 10 में से 2 या 3 मार्क मिल रहे हैं और उनको टेंशन हो रही है वो तीसरे क्वेश्चन की। मतलब क्या ही सोच हो जाती है बच्चों की। जो हाथ में है पहले उस पर तो काम करो। अगर आपको 2 क्वेश्चन जो देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, जो इजी हैं, उनमें से अगर आपको 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10 मिल रहे हैं और फिर आप बाद में मेरे को बोल रहे हो कि सर वो तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या करूं, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइबल है। जो चीजें देखी दिखाई हैं, पास पेपर की सिमिलर आई हुई हैं, या मैंने मेरे लेक्चर्स में कोई चीज पढ़ाई हुई है वो आपसे ठीक से हो नहीं रही और आप सर वो एक क्वेश्चन ये आ गया, अरे वो एक क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ नया आएगा, बाहर से ही आएगा। इसीलिए आप कंसेप्ट पढ़ते हो कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल चीजों पे ज्यादा फोकस करो। वो एक क्वेश्चन जो बाहर से आता है उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और बिलीव मी वो एक क्वेश्चन जो बाहर से आता है वो आपको फेल नहीं कर सकता। ये आप जितना जल्दी माइंड में बिठा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो 1, 2, 4 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं वो आपको फेल नहीं कर सकते। आपको फेल करता है जो 70-80 मार्क का पेपर आपको आता है, वो आप परफेक्टली नहीं लिख पा रहे। चिंदी सा इजी सा क्वेश्चन जो आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार रिवाइज किया होगा, वो भी आप ढंग से नहीं लिख पाते हो, वो भी आप ढंग से नहीं लिख पाते हो। एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, लेकिन बता नहीं सकता मैं अभी पेपर दिखा नहीं सकता, इंस्टीट्यूट ने अलाउ नहीं किया है, स्टूडेंट्स के पेपर में आपको नहीं दिखा सकता। नहीं तो मैं बताऊंगा आपको इतने इजी इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लोगों ने क्या आंसर लिख के आए हैं, क्या क्या लिख के आते हैं लोग, आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट जो पास में भी आ चुके हैं, या जो हर चैप्टर का जो हर चैप्टर में आंखें बंद करके जो आप बोल सकते हैं ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में 2-4 टॉपिक जो आप सबको पता होते हैं इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जब आते हैं वो भी 5 में से 1 ही ला रहे हो आप। तो थोड़ा आई डोंट नो क्या इशू है, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा प्रॉपर सही डायरेक्शन में काम करो। पहले जो इजी हैं, जो पढ़े हुए हैं, उनमें से तो 5 में से 4 लाओ, 5 में से 3.5 लाओ, ठीक है। सब में 1 ही लाओगे तो टोटल 20-25 से ऊपर इसलिए आपका जाता नहीं है। तो 40-50 तक आप तभी पहुंचोगे जब कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं कहूंगा आधा पेपर देखा दिखाया पढ़ा पढ़ाया बहुत ही इजी आता है। इसमें कोई डिबेट नहीं है। इसमें भी आप डिबेट कर रहे हो तो थोड़ा नॉलेज मेरे हिसाब से आप गेन कर लो। आधा पेपर बहुत इजी आता है, पढ़ा पढ़ाया आता है।
तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करो। फोकस करो का मतलब क्या है, उसको ज़्यादा रिवाइज करो, एक्यूरेट आंसर्स लिखने की कोशिश करो, 4-4, 5-5, 6-6 बार उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। और बिलीव मी, अगर आपने सपोज कोई राइटिंग प्रैक्टिस की है, कोई एक टॉपिक को लिख के देखा है और वो अगर पेपर में आ गया, डेफिनेटली आप बेटर आंसर लिख के आ पाओगे एज कंपेयर टू जिसका आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, क्योंकि उनमें से 2 या 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने अच्छे खासे अलग अलग चैप्टर के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली और उनमें से 2-4 क्वेश्चन भी आ गए, आपको 5 में से 4, 3.5 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहले जो आपको आता है, जो इजी है, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। 50 मार्क्स में से ही 25, 30, 35 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए 50 में से। पर वो अदर 50, वही ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, वही सब अटके हुए हैं। जो है हाथ में, जो ग्लास भरा हुआ है, वहां किसी का ध्यान नहीं, बस वो आधा ग्लास जो खाली है वही आपका डिस्ट्रैक्शन है। बिलीव मी, वो ही आपका डिस्ट्रैक्शन है। आपको दुश्मन की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन हो। वो आधा ग्लास खाली के पीछे पड़े हो, और जो भरा हुआ है जिसमें से 50 में से 30 आपको मिल सकते हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है और उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसलिए मैंने अलग से दिए, इसको आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको टाइम लगेगा ही कितना, मुझे बताओ भाई। पूरा सिलेबस 10 बार नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है, मैं मानता हूं, पर सिर्फ न्यूमेरिकल तो 10 बार कर सकते हो। सिर्फ न्यूमेरिकल एक बार आप बैठे 2 से 3 घंटे में हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल से बस। अगर आपके एक बार अच्छे से किए हुए हैं तो 2 से 3 घंटे में आप कर सकते हो। बीच बीच में बढ़िया 10 बार अगर आप न्यूमेरिकल करके गए हो और वो 3 में से 2 इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, सिमिलर क्वेश्चन आ गए, तो बात बन गई। सिमिलर क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही पाएगा प्रोफेशनल लेवल पे एटलीस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैंने कैटेगरी वाइज इसीलिए दिया है कि सिर्फ न्यूमेरिकल किसी को बहुत ज़्यादा बार पढ़ के जाना है क्योंकि उसका काफ़ी वेटेज है, तो आप कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही लिमिटेड जगहों पे ही है। पूरे पेपर में एक आध क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन पे आता ही है, कहीं ना कहीं 3-4 चैप्टर में डॉक्यूमेंटेशन है, तो एक आध क्वेश्चन आपको डॉक्यूमेंटेशन का मिलेगा। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन एक जगह पढ़ के जा सकते हो। फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आते हैं, डेफिनेशंस पे एक क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसे मैंने बहुत ही स्मार्टली दिमाग लगा के बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस टाइप वाइज सारी एक जगह दे दी है ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। ठीक है, क्या चीज देखो यहां से सबसे लेंदी है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट सिर्फ ऐसी चीज है जो बहुत लेंदी है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो। सिर्फ सबसे लेंदी जो है वो है शॉर्ट नोट्स, वो बहुत ज्यादा है, तो उतना 5-5, 6-6 बार आप रिवाइज शायद न कर पाओ। बट एटलीस्ट मुझे लगता है ये सब बहुत ही लिमिटेड पेजेस हैं, बीच बीच में 1 आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपके पास है, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीज आपके पास अवेलेबल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। ठीक है, पहला है आपका आईसीडीआर, सेकेंड है आपका डेट, थर्ड है आपका प्राइवेट फंडिंग, चौथा है आपका नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएम तो पूरा ही है। ठीक है, ऑल चैप्टर्स क्लियर है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर कैटेगरी वाइज देखें तो आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन या टाइप वाइज पेपर थोड़ा भी आप एनालाइज करोगे ना, आपको सब दिख जाएगा। एक आध प्रोसीजर वाला क्वेश्चन आता है, एक आध डॉक्यूमेंटेशन वाला आता है, एक आध एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला आता है, एक आध डेफिनेशन वाला आता है, एक आध शॉर्ट नोट वाला आता है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका वॉल्यूम कम है, वो पूरे कवर करके जाओ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं में से कोई आएगा।
और 5-5 6-6 बार रिवाइज करके जाओ ताकि आप एक्यूरेट आंसर लिख के आ पाओ। इतना तो सब बच्चे कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको फोकस करना है। दूसरा है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस से बहुत फायदे हैं। पहला तो जो मैंने बताया कि आपको अपने आप चीजें याद होते जाएंगी, मेमोराइज होते जाएंगी, और अगर 2-4 क्वेश्चन भी आपके राइटिंग प्रैक्टिस वाले में से आ गए, आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। आपका पासिंग का एक बेस इन्हीं चीजों से तैयार होते जाएगा, ठीक है। तो मेमोराइज होते जाएगा, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बहुत फायदे होते हैं राइटिंग प्रैक्टिस के। भले जो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन लिखते रहो, न्यूमेरिकल्स लिखते रहो। केस स्टडी बेस्ड कोई भी रैंडम क्वेश्चन बुक में से उठाओ और आंसर करके देख लो। शॉर्ट नोट, हर टाइप का एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ और आप लिख के देख लो। आप देखो कितना याद आता है आपको, आए ख्याल में। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताऊंगा। प्रेजेंटेशन मैंने जितने पेपर्स देखे बच्चों के, ओवरऑल ओके है। प्रेजेंटेशन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल में हो, एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हो, आपको पता है कैसे लिखना है। पैराग्राफ में भी चलता, पॉइंट वाइज भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिख रहे हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप चीज ही गलत लिख रहे हो, कितनी भी अच्छे से सजा के लिखो, 0 ही मिलेगा। और अगर आप सही चीज लिख रहे हो, भले आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत कम होगी, आपने बहुत प्रेजेंटेशन ये होगा, आधे मार्क का फर्क पड़ेगा, पर आपको मार्किंग अच्छी मिल जाएगी क्योंकि आपने टेक्निकली सही आंसर लिखा है। तो प्रेजेंटेशन को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, अगर आपकी हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आ रही, हैंडराइटिंग पे भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। काफी बच्चे अवेयर नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में भी आई थिंक लिखा होता है। आप एग्जाम इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, जो आपको आंसर शीट मिलती है, उसमें लिखा रहता है हैंडराइटिंग पे भी मार्क्स होते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही वाहियात है, समझ में ही नहीं आती, लेजिबल नहीं है, तो आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे। भले आप मॉड्यूल का पूरा सेम लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स कट होंगे ही होंगे। हैंडराइटिंग का काफी फर्क पड़ता है, अनफॉर्चुनेट है पर ये फैक्ट है। हैंडराइटिंग का फर्क पड़ता है, बस वो पढ़ने लायक होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। मतलब कोई भी इंसान पढ़ रहा है, उसको बस समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। बहुत अट्रैक्टिव हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेजिबल होनी चाहिए, बस इतना ही क्राइटेरिया है। तो प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैराग्राफ स्टाइल भी चलती है, पॉइंट वाइज भी अगर आप लिखते हो तो भी चलती है। जितने पेपर्स मैंने देखे हैं, भले बच्चे को काफी कम मार्क्स मिले, लेकिन प्रेजेंटेशन फिर भी उसकी ठीक ठाक है। तो प्रेजेंटेशन में मैंने कोई बहुत बड़ा फ्लॉ देखा नहीं है कि यार ये कैसा लिख दिया आंसर, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ बच्चों ने जैसे किया है, मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि कुछ बच्चे थे एक्सेप्शनल की चार्ट्स फॉर्म में आंसर लिख रहे थे, या सिर्फ पंच वर्ड्स लिख रहे थे। जैसे एसएम में काफी बच्चों ने किया है, एसएम में लोग चार्ट्स बना के आ रहे हैं, एसएम में लोग सिर्फ एक वर्ड लिख के आ रहे हैं। पंचवर्ड सही लिखा है उन्होंने, पंचवर्ड गलत नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ पंचवर्ड लिख के आ गए, मार्क्स नहीं दिए उनको। आपको लगेगा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? अरे नहीं दिए, पूरा सेंटेंस, पूरा आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको लिख के आना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतियां हैं, नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इन प्रोफेशनल लेवल, एग्जीक्यूटिव में करते हैं काफी लोग, पर प्रोफेशनल पे मैंने देखा है, एसएम में खासकर ये काफी बच्चों ने गलतियां की हैं। तो एसएम में सिर्फ पंचवर्ड्स नहीं लिखना है, चार्ट्स वार्ट्स नहीं बना के आना है सर। नॉर्मल पैराग्राफ या फुल पॉइंट वाइज लिखो, लेकिन फुल सेंटेंसेस लिखो जिसका कोई मतलब निकले, पढ़ने वाले को कुछ समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो और नोट्स मैंने आपको बता दिया है, नोट्स मेरे तो अवेलेबल हैं ही, ठीक है, माय नोट्स। आप दूसरे भी कोई नोट्स आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नोट्स यूज कर सकते हो, बस वो रिवीजन नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन नोट्स होनी चाहिए, 200 से 300 या 350 पेजेस तक वो होना चाहिए। एकदम 600, 700, 800 पेजेस के बुक लेके मत बैठो, भले ही आपने वो हाईलाइट किए हों, ये किए हों, वो किए हों, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 200, 300,
350 ठीक है, मतलब उतने मिनिमम होने चाहिए। एकदम 100 पेज का कोई समरी बुक भी आप लेके मत बैठो। तो 300 एक गोल्डन स्पॉट है। 300 पेज बहुत सही होता है, न कम न ज़्यादा। 300 सवा 300 पेज बहुत सही होते हैं। उससे ज़्यादा तो देखो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, उससे कम पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम होता है उतना, ठीक है। तो 300 पेज के आसपास अगर आपके नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अच्छे से पूरा कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आई होप काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके मन में जो मैंने कवर नहीं किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा रिप्लाई देने की, ठीक है। चलिए, और कुछ आपके वही सवाल होंगे गाइडेंस से रिलेटेड एसएमसीएफ सब्जेक्ट को लेके, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। एक टॉपिक यस जो मुझे याद आ रहा है केस स्टडीज़ को लेके, जो काफ़ी बच्चे का रहता है कि एसएम की केस स्टडीज़ का क्या करें। एसएम की केस स्टडीज़ जहाँ तक मैंने देखा है मॉड्यूल से तो नहीं चाहेंगी, अभी तक तो नहीं आई है, न कोई भी कोर्स में। कोई भी कोर्स में आप देख लो, कोई भी कोर्स में जहाँ पे केस स्टडीज़ आती होंगी, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एज इट इज केस स्टडी कभी नहीं आती। गलती से आ सकती है, पर आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चलो मैं मॉड्यूल के सारे केस स्टडीज कवर करके जाता हूं, उसमें से एक आध तो आई जाएगी। नहीं आती, बुक की एज इट इज केस स्टडीज नहीं आती। केस स्टडी का मतलब ही है कि कुछ नया अनसर्टन चीजें पूछी जाएं, उस वही पर्पस होता है केस स्टडी का। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन और केस स्टडी में फर्क ही क्या रह गया। केस स्टडीज आर मेंट टू बी सरप्राइजिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो वो आप कभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। काफी लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप क्या प्रिपेयर करोगे। कुछ अगर रियल वर्ल्ड का आपसे पूछा जा रहा है, रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कहाँ से पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे। जो दिया है जो सिलेबस में वो तो आपसे याद हो नहीं रहा, वो भी चीजें हैं ना, मतलब सोचनी तो पड़ेंगी कि जो है वो नहीं हो रहा और आप बुक के बाहर कुछ सोच रहे हो प्रिपेयर करने का, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10 मार्क 15 मार्क, थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज पे भी भरोसा दिखाना पड़ेगा कि अगर कुछ टॉपिक पे आया है उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप लिख पाओगे, क्योंकि टॉपिक जो होगी वो बुक की होगी। 6 सिग्मा होगा, बीपीआर होगा, या कोई भी कंसेप्ट होगा जिसपे वो केस स्टडी होगी, बट वो कंसेप्ट आपके बुक का है। सिचुएशन या थोड़ा बहुत जो पूछा होगा वो थोड़ा अलग होगा, बट जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का है। तो अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत आप आंसर बना के लिख सकते हो मेरे ख्याल से। प्रिपेयर मेरे ख्याल से तो कुछ आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका बहुत वाइड स्कोप होता है, कहाँ से क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे किसी को कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो केस स्टडी का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो देखा दिखाया पढ़ा पढ़ाया आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक है ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा सा यानी समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टन नहीं आता कॉर्पोरेट फाइनेंस। एसएम में भी आधा पेपर सिंपल आता है, 40 मार्क का अगर आपका है, इंक्लूडिंग ऑप्शन 30 मार्क्स का, अपना 60 मार्क्स का है, तो आधा पेपर इजी आता है, डायरेक्ट वाला, इजी डायरेक्ट जो आपने पढ़ा होगा। 10 से 15 मार्क लेकिन थोड़ा सा आता है, सरप्राइजिंग आता है, जो थोड़ा बहुत आपको ऑन द मोमेंट पे ही सोच के पढ़ के कंसेप्ट को अप्लाई करके थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरे वेबसाइट पे मेरे नोट्स और ये चैप्टर वाइज वेटेज अवेलेबल है, जस्ट गूगल कर देना अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।